जय जिनेंद्र बंधुओं, मूक माटी महाकाव्य की इस यात्रा के 11वें अंक में हम पहुंच चुके हैं। हमने कल तक सुना कि कांटे को किस तरह शिल्पकार ने संबोधन दिया, उसमें बैर भाव को भुला दिया। अब अगला कदम था कि माटी को गोंद जैसा लचीला बनाया जाता, किंतु इतना विनम्र शिल्पकार कि उसके पैर उठ नहीं रहे थे। हाथों में न थी ताकत, माटी को गोंद बना दे, पाँव की थी ज़रूरत, माटी में लचक जो ला दे। शिल्पकार को हर पल ये ख्याल आ रहा था, अब माटी के माथे पर क्यों मैं चोट करूँगा कस कर। ऐसी करुणा के धनी हमारे आचार्य गुरुवर। अगले ही पल ये हुआ क्या, दायां पाँव नहीं उठे उसका, घटना आगे क्या घटेगी कैवल्य ज्ञान में झलकता। सन्नाटा सा छा गया था, पद ने की पद की अवज्ञा, बदबू को सहती नासा, है उचित न मानो आज्ञा। रसना भी कहने लगी थी, मैं तो अब मौन रहूंगी। हाँ हाँ मत कुछ लो माटी, पाँव से कुछ ना कहूंगी। इस दृश्य को दोनों ने ना भी देख नहीं सकते थे, पलकों के पीछे छुप कर अदृश्य को वो लखते थे। आचार्य गुरुवर परम तपस्वी, उन्होंने बता दिया शिल्पकार के माध्यम से कि उसके पैर माटी को कुचलना नहीं चाहते थे। उसकी जिह्वा ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था कि मैं पैरों को कोई निर्देश नहीं दूंगी कि तुम माटी के माथे पर इस तरह उसे कुचलो या प्रहार करो। उन्होंने पद शब्द का इतना सुंदर प्रयोग किया है कि यहाँ पर कविता की पंक्ति है, दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है। दूसरा पद मतलब बायां पैर, फिर कुछ पदों को कहता है, कुछ पंक्तियां, और पद पद पर प्रार्थना करता है। हर बार कोई ना कोई प्रार्थना उसमें छुपी है कि पदाभिलाषी बनकर, पद की अभिलाषा लेकर किसी पर पदपात करना या कुचलना कितना गलत है। और रसना कहती है, मेरी वजह से तो लोग रसातल में चले जाते हैं, इसलिए मैं आदेश नहीं दूंगी। नासा को दुर्गंध आ रही थी और आंखें भी इतनी करुणा से भरी थी शिल्पी की कि वो कुछ देख नहीं पा रही थी। अब आगे क्या होगा, जो कैवल्य ज्ञान में झलका था, उसको कल हम 12वें काव्य के माध्यम से सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ आप मेरे इस प्रयास को समर्थन देंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं मूक माटी पर और भी आगे अपनी इस यात्रा को जारी रख सकूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार बंधुओं।